नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर और आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज काशीपुर पहुंचकर रामपुरम कॉलोनी में भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पार्क के नाम पार्क का भी शुभारंभ किया। अटल के जन्मदिन दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का संपूर्ण जीवन राजनीति और लोगों की सेवाओं में ही बीत गया। उन्होंने सपना देखा था कि भारत एक सोने की चिड़िया के रूप में विकसित हो। उनकी यह सोच आगे बढ़ रही है। यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी, रक्षा राज्य मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, गणेश जोशी जी, हमारे संगठन के रचयिता अजय जी यहाँ पर इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और यहाँ पर पार्क का उद्घाटन है, उसके बाद मूर्ति का जो है अनावरण है और उसके पश्चात यहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग है जिसमें हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और सुशासन दिवस के रूप में इस पूरे कार्यक्रम को हम मना रहे हैं और निश्चित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम है और मैं मानता हूँ कि कार्यकर्ताओं में एक भावना है जो यहाँ पर दिखाई देती है। जिस तरीके से यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के लिए जो है डिमांड की जा रही है, उसके लिए क्या आज यहाँ वार्ता की जाएगी? मेरी पूर्व में भी बात हुई और हम लोग आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे और अभी मैं मुख्यमंत्री से स्टेज पर भी ये बात करने वाला हूँ। निश्चित रूप से कुछ न कुछ होगा। देखिए, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के जननायक अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, तो जिसे हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अटल जी ने अपने शासन में दिखाया कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ सकता है और सब लोगों को साथ लेकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आज उस उपलक्ष्य में यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी लगातार सुशासन दिवस मनाती है, तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया भव्य मूर्ति अटल जी की बन रही है इस अटल पार्क में। हमारे राम मेहता जी बड़े नेता हैं यहाँ के, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर अनावरण होगा और उसके बाद एक विशाल जनसभा में वो संबोधित करेंगे। और ये बहुत खुशकिस्मती है काशीपुर की कि माननीय मुख्यमंत्री जी को काशीपुर से बहुत प्यार है और लगातार काशीपुर में आकर काशीपुर की समस्याओं को देखते रहते हैं और जो काशीपुर की मांगे हैं उनमें लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगे हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में काशीपुर का और आगे विकास भली भांति होने की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर जम्मू कश्मीर में मां भारती की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले कोटद्वार निवासी राइफलमैन गौतम कुमार और चमोली के वीरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हमारे इन शहीदों को देश हमेशा याद रखेगा। राज्य सरकार हर पल सैनिक परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने शहीद गौतम कुमार और वीरेंद्र सिंह के परिजनों से बात कर ढांढस बढ़ाया, तो वहीं द्विगत आत्माओं की शांति और दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की मुख्यमंत्री ने ईश्वर से कामना की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र रक्षा के लिए हमारे जवानों द्वारा दिया गया बलिदान सदैव हम सभी को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरादास जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में रिवर्स प्लान को लेकर अभी भी स्थिति कुछ खास ठीक नहीं है। अगर बात करें पर्वतीय क्षेत्रों की तो वहां पर रिवर्स प्लान अभी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। सरकार एक तरफ जहां रिवर्स प्लान को लेकर प्रयास कर रही है, लेकिन वह प्रयास अभी भी कहीं ना कहीं नाकाम साबित होते दिखाई पड़ रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ना तो प्लान आयोग भी बनाया था, रिवर्स प्लान की भी बात की थी। सरकार को बताना चाहिए कि 7 साल में कितना रिवर्स प्लान हुआ है और उस प्लान आयोग ने इन 7 सालों में क्या काम किया। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को हर बार धुंधला दिखाई देता है। उत्तराखंड में प्लान में पिछले वर्षों के मुकाबले कुछ कमी आई है। देखिए, सरकार ने तो पलायन आयोग भी बनाया था, रिवर्स पलायन की बात की थी। सरकार को बताना चाहिए ना 7 साल में कितना रिवर्स पलायन हुआ।
उस पलायन आयोग ने क्या काम किया। देखिए, जितना पलायन भाजपा के शासनकाल में हुआ है मेरे ख्याल से कभी नहीं हुआ। 5-6 मुख्यमंत्री आते हैं बॉडी से और सबसे ज़्यादा पलायन वहाँ हुआ है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और कुछ नहीं हो सकती है। पलायन कर रहे हैं लोग, लेकिन सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। गांव के सीमांत के गांव खाली हो गए। सरकार के आयोग बनाकर इतिश्री करना चाहती है। सरकार का पलायन के संबंध में कोई योजना नहीं है। न सरकार पलायन रोकने के लिए प्रति गंभीर है, न पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, न शिक्षा की सुविधाएं हैं, न यातायात की सुविधाएं हैं, न विद्युत आपूर्ति सही चल रही है, न पर्वतीय उत्पादों को सही दाम मिल पा रहा है। तो सरकार को कोई चीज़, आप अगर निवेश कराने की बात कर रहे हैं, 3.5 लाख करोड़ आपने निवेश की बात कही, तो सरकार को ये भी तय करना पड़ेगा कि उत्तरकाशी में कितना निवेश हो रहा है और आपका चमोली में कितना है, पिथौरागढ़ के लिए कितना निवेश आ रहा है, बागेश्वर कितना निवेश आ रहा है। और ये धरातल में चीज़ें उतारनी पड़ेंगी। हवाईबाजी करके काम चलने वाला नहीं है। देखिए, ऐसा है, आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराकर निकलता है तो वो काले कलर का चश्मा लगा के रहता है कि उसको हर चीज काली नजर आती है। तो कांग्रेस इस समय वैसा ही बयान, मुझे लगता है उनके ऊपर वही चीज सनक सवार हो रखी है कि ये सब के सब मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के निकले हों और काली काली हर जगह चीजें नजर आ रही हों। तो वो काला चश्मा उतारें और उतार कर देखें कि इनके समय में कितने पलायन हुए थे, उन आंकड़े को उठाएं और देखें। और जो पहले से हमने कहावत इनके समय से सुनती चली आ रही हूँ कि पहाड़ की जवानी पहाड़ का पानी, कभी पहाड़ के काम नहीं आया। लेकिन आज हम लोगों ने उस चीज को गलत साबित किया है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ की पानी पहाड़ के ही काम आ रहा है। अभी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इन्वेस्टर समिट में आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि सबसे अनुरोध किया था कि जो आप फॉरेन में जाकर वेडिंग डेस्टिनेशन करते हैं अपनी, वो फॉरेन न जाकर हमारे उत्तराखंड की नैसर्गिक सुंदरता में देखें। तो जब बाहर से अगर वेडिंग डेस्टिनेशन के लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कैटरिंग के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, होम स्टे वालों को भी रोजगार मिलेगा, तमाम तरीके के वेडिंग डेस्टिनेशन के दौरान रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। और इन्वेस्टर समिट भी हम लोगों ने दिखावे के लिए नहीं किया है। 2.5 लाख 100 करोड़ से ऊपर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आज उस लक्ष्य से भी 1.5 गुना ज्यादा लक्ष्य को हम लोगों ने पार किया है। और जब यहाँ पर इंडस्ट्रीज आएंगी, यहाँ पर धरातल पर उतरेंगी, तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और रोजगार के बाद यहाँ के पलायन की समस्या से निजात मिलेगा। लेकिन एसी के कमरे में बैठकर कांग्रेस जो इस तरीके की बातें करती है, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि एसी कमरे के बाहर निकलकर आप लोगों ने कब पलायन के बारे में सोचा या लोगों के बारे में सोचा, उत्तराखंड की जनता के बारे में सोचा? लेकिन ना, इनके यहाँ तो थूकने की प्रतियोगिता और परंपरा चल गई थी। कभी करण महाराज थूकते नजर आ रहे थे, कभी खंडूरी जी थूकते नजर आ रहे थे। तो जो ये बयान दे रहे हैं वो ये सोच कर दे कि जो व्यक्ति उत्तराखंडियत पे थूकता है वो उत्तराखंडियत की बात कर रहा है। तो शर्मनाक है इनके मुंह से इस तरीके की कोई भी बात सुन। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या के रुद्रपुर में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर से पूजित अक्षत कलश यात्रा शिशु मंदिर से प्रारंभ हुई, डीडा चौक होते हुए दुर्गा मंदिर 5 मंदिर के लिए प्रस्थान की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मातृशक्ति कलश लेकर यात्रा में शामिल हुए। तो वहीं जय श्री राम के नारों से पूरा शहर गूंजता नजर आया। तो वहीं कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक शिव आरोप भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि करोड़ों राम भक्तों को 500 वर्ष की तपस्या अब राम मंदिर के रूप में अपना आकार ले रही है। पूरे देश में उत्साह का माहौल है कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अब बनकर तैयार है। तो वहीं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, जिसका पूरा देश साक्षी बनेगा, उनके निमित्त आज रुद्रपुर नगर में अक्षत कलश यात्रा आयोजित हुई। बड़े ही भव्य कार्यक्रम में उस राम मंदिर, भगवान राम मंदिर का निर्माण करने के लिए जा रहे हैं और उसको लेकर पूरे देश ही नहीं पूरे विदेश से हमारी फिल्मी हस्तियां, उद्योग हस्तियां, खेल जगत की हस्तियां सभी वह शामिल होने वाली हैं। और अयोध्या जी के इतिहास में कभी भगवान राम जब लंका विजय करके आए थे तो गरुड़ विमान से आए थे। पहली बार इंडियन एयरफोर्स का विमान कल वहाँ पहली बार उतरा है, उससे लैंड किया है। तो ऐसे काम होने जा रहे हैं जो हम सोच नहीं सकते थे। आज हमारी पीढ़ी के लिए बड़े गर्व का क्षण है कि हम लोग भगवान राम का भव्य मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। और उसके कारण हमारी मध्य प्रदेश की माता 80 साल की
जब वो बाबरी ढांचा टूटा तो उसने निर्णय किया कि मैं अन्न छोड़ दूंगी और जिस दिन राम भगवान अपने मंदिर में स्थापित होंगे उस दिन मैं अन्न खाऊंगी। तो आज वो फल फूल और सारे उसमें सब्जियों पर निर्भर थी, उसने कोई भी अन्न नहीं ग्रहण किया। आज कई वर्षों के बाद वो 22 जनवरी को अन्न ग्रहण करेंगी। तो ऐसे लोगों की दुआएं, ऐसे लोगों का स्नेह प्रभु श्री राम। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो कल तक भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, जिन्होंने राम सेवकों पे गोलियां चलाई, वो आज कह रहे हैं कि हमें राम मंदिर के निर्माण में बुलाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये सब मिलकर रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे। तो पूरा विश्व इस समय आनंद में है। ये अंतिम यात्रा रुद्रपुर में निकली है और यहाँ से 4 उपनगरों में बढ़के हर मंदिर तक, हर गली तक, हर मोहल्ले तक, हर राम भक्त तक, ये अयोध्या से आई अंतिम यात्रा उसके मंदिर से पूजित। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। देहरादून के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता कर साक्ष्य मिटाने के आरोप में विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे की मांग की है। विषय भाई उत्तराखंड में जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है वो बड़ी चिंताजनक है। आज 905 रेपों की बात एनसीआरबी ने कही है और साथ में कहा है 778 केस महिलाओं के अपहरण के हैं। निश्चित ही ये चिंताजनक बात है। दूसरा, अंकिता भंडारी मर्डर केस में जिस तरीके से दीपक ने अपना बयान दर्ज कराया है कि एसडीएम और विधायक के कहने में डोजर चला, तो निश्चित ही उनके खिलाफ 201 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुख्यमंत्री के 22 सितंबर 2024 के ट्विटर में जो उन्होंने डाला है उसके आधार पर मुख्यमंत्री पे भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने डोजर चलवा दिया और अपराधियों को सजा मिल गई है और उसके बाद ट्विटर हैंडल से हटा दिए गए। मैंने आज प्रेस के सामने वो सबूत रखे हैं जिसमें मुख्यमंत्री ने खुद इन चीज़ों को डाला है और आपके सामने में मैं उनको रख देता हूँ, जिसमें मुख्यमंत्री जी के ट्विटर्स हैं। ये वर्तमान डीजीपी साहब का है एएनआई में। उसके अलावा मुख्यमंत्री जी का ये है जिसमें मुख्यमंत्री जी ने ये माना है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, डोजर चल गए, क्योंकि हमारे कानून में ये साफ साफ है कि अपराधी और अपराध के सबूत मिटाने वाला बराबर के अपराधी हैं। 201 के तहत उनके ऊपर मुकदमा होता है, 120 बी के तहत मुकदमा होता है। इन दोनों धाराओं के तहत मुख्यमंत्री, विधायक और एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है, जिसके चलते राजधानी देहरादून के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के साथ बीजेपी के तमाम विधायकों और पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। इस दौरान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यों को हम नहीं भूल सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि अटल जी ने राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल किया है और उनके शासनकाल में देश का चहुमुखी विकास हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रेरणा स्रोत हैं और देश के अंदर सुशासन कैसा हो सकता है इसका एक मॉडल उन्होंने रखा है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी उसी मॉडल पर चल रही है, जिसमें सरकार के विकास की धुरी का केंद्र महिलाएं, युवा, गरीब और किसान ये है। इन सब चीज़ों पर अटल जी ने उदाहरण रखे हैं। आपने देखा होगा कि अटल जी की सरकार में जिस प्रकार से किसानों के लिए काम हुआ, वो पहली सरकार थी अटल जी की जिसमें किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिला, जिससे उनको ज़मीन गिरवी नहीं रखनी पड़ती थी, बैंक से लोन मिलता था उसके आधार पर। और जो उससे पहले तक 10-11% किसानों पर ब्याज पड़ता था, उन्होंने अपनी सरकार में, राजनाथ जी जब कृषि मंत्री थे, उसको घटा करके 6-7% पर लाए और आज की हमारी सरकारें तो उसको अनेक मामलों में 0% तक भी लाई है। महिला हेल्प ग्रुप को हम 5 लाख तक का लोन बिना किसी ब्याज के दे रहे हैं।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। पिछले कई दिनों से खनन कारोबारी खनन रॉयल्टी और फिटनेस सेंटर को निजी हाथों में देने का विरोध कर रहे हैं। 2 महीने से अधिक समय से अलग अलग तरीके से कारोबारी विरोध प्रदर्शन कर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगे नहीं माने जाने के विरोध में खनन कारोबारी ने आज हल्द्वानी में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके बाद भारी संख्या में आज खनन कारोबारी और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खनन कारोबार से जुड़े लोग अपने परिवार सहित हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरने पर बैठे हुए हैं और कुछ खनन कारोबारी सड़क पर जुलूस निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनको अनुमति नहीं दी, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जमकर नोकझोंक हुई। देखिए, इंदिरा नगर गेट के कुछ वाहन स्वामी थे जिनके द्वारा बिना अनुमति के यहाँ पर जुलूस निकाला जाता और इनको यहाँ पर वनभूलपुरा चौकी के पास रोक दिया गया और इनके जो भी मांगे हैं इनके संबंध में ज्ञापन इनसे प्राप्त कर लिया गया। तो अब अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, मुख्य मांगे इनके कांटों में तुलाई को लेकर के है, जिसका संज्ञान अभी पूर्व में भी लिया जा चुका है और शासन को भी इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पत्राचार किया गया। वहीं बुद्ध पार्क में भी खनन कारोबारी बैठे हुए हैं, अगला कदम क्या रहेगा? जो भी कमियां इस बीच उजागर हुई हैं खनन को लेकर के, तो उनको दूर करने का प्रयास अभी किया जा रहा है। मैम स्कूल से बाहर निकाल दिया, नहीं कह रही है फीस लेकर आओ, लेकिन फीस के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। क्या नाम है आपका? आराम खान। देखिए, ये हमारा जो गोला संघर्ष समिति का एक कार्यक्रम था 25 तारीख को रैली का, उसको लेकर प्रशासन ने तरह तरह का हम पे दबाव बनाया, लेकिन ये हमारी रोजगार की लड़ाई है। हमने जो है हर हाल में क्या हम रैली निकालेंगे। शासन प्रशासन और सरकार जो है आंदोलनकारियों को कुचलना चाह रही है और लोकतंत्र के अंदर हमारा मूल अधिकार है, लोकतंत्र के अंदर हमें पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। और सरकार ने जो ठेका जो है गोला जो है ठेके में दी है और उसको लेकर जो निजीकरण फिटनेस में दिया है, इसका लेकर हमारा पुरजोर विरोध है। और हम किसी भी तरीके से जब तक ये ठेका जो है जिस तरीके से चलती थी वैसे नहीं आएगी, हम इसका विरोध करते रहेंगे। और शासन प्रशासन और सरकार जो भी चाहे आंदोलनकारियों को जिस तरीके से पूछ ले, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। रैली जाके रहेगी। गोला संघर्ष समिति अड़चन रही होगी। वाले फीस मांग रहे हैं, स्कूल की फीस नहीं निकल पा रही है, जिससे हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है स्कूल की फीस लाने का, इसलिए हमें पढ़ाई भी सही से नहीं कराई जा रही है। गोला के काम में दिक्कत हो रही है, इसलिए हमारे पापा सरकार ने गोला ठेके में दे दी है। आपका नाम? मोहम्मद ईशान। कोई बात नहीं, सरकार और प्रशासन जितना चाहे गोला संघर्ष समिति से लोगों को, जुड़े हुए लोगों को कुचल ले, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हम आज भी अपनी रैली निकालेंगे, चाहे सरकार से टकराव हो, चाहे प्रशासन से टकराव हो, जब तक हमारी मांगे जैसे कि फिटनेस का निजीकरण और जो रॉयल्टी जो प्राइवेट ठेकेदार को दी गई है गोला नदी की, वो निरस्त नहीं की जाएंगी। हम सड़कों पर उतरकर ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। गोला संघर्ष समिति। छोटे बच्चे रैली में आप लाए, क्या गोला संघर्ष में काम करते हैं? जी, ये गोला संघर्ष समिति में काम नहीं करते हैं, लेकिन जब ये स्कूल जा रहे हैं तो इनके प्रिंसिपल्स और टीचर्स इनसे कह रहे हैं कि फीस लेके आओ, जो कि अभी इनके पास है नहीं, जो इनके माँ बाप नहीं दे पा रहे हैं। आप चाहें तो इनसे भी बच्चों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के बफलियान इलाके में सेना के 2 वाहनों पर आतंकियों द्वारा किए गए हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें कोटद्वार के जौनपुर निवासी गौतम कुमार भी शामिल थे। बता दें कि शहीद गौतम का पार्थिव शरीर सेना के हेलीकॉप्टर से कोटद्वार पहुंचा, जहां से सेना की गाड़ी से उसका पार्थिव शरीर उनके जौनपुर स्थित आवास लाया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कोटद्वार वासियों ने शहीद गौतम कुमार को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गौतम कुमार ने आज सर्वोच्च बलिदान दिया है। देश के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है। जहां हम एक माँ के लिए दुखी हैं, एक बहन के लिए दुखी हैं, एक भाई के लिए दुखी हैं, वहीं कोटद्वार का सीना गर्व से फूल रहा है, क्योंकि एक 28 साल के नौजवान ने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। सर्वोच्च बलिदान है। तो जहां एक तरफ गर्व का अनुभूति है कि कोटद्वार में शहीद लौटा है, अपनी जान देकर लौटा है, वहीं परिवार दुखी है, परेशान है, लेकिन वो भी समझता है कि उनके बच्चे ने देश के लिए
अपनी कुर्बानी दी है। तो हम सबको याद रखना चाहिए कि जब सैनिक बॉर्डर पर तैनात रहता है, सैनिक जब वहाँ खड़ा रहता है और हमारी सेवा करता है, तभी हम लोग शायद पूरे देश में चैन से सो पाते हैं। तो मैं सैनिकों को सलाम करती हूँ, गौतम की माँ को प्रणाम और नमन करती हूँ कि उन्होंने ऐसा एक बेटा पैदा किया जिसने इस देश के लिए अपनी जान दे दी। और सभी सैनिकों को, साथ ही साथ राइफलमैन गौतम को, हमारा एक सिपाही चमोली में हमने खोया है, 4 और सिपाही हमने इस में खोए हैं। सभी को मैं प्रणाम और नमन करती हूँ। तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पुलिस और प्रशासन के सारे अधिकारियां अभी मौजूद हैं। और गौतम जो कि जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान इसमें दिया है राष्ट्र की सेवा में, तो उनके उस पर हमें गर्व भी है। और ये एक वैसी दुखद घड़ी है जिसमें हम परिवार के साथ में हैं और ईश्वर उनको साहस और शक्ति दे इस बड़े अपूर्णीय क्षति को। रामनगरी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या नगरी से कलश यात्रा उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर पहुंची, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय नगर क्षेत्रवासी राम भक्तों ने बड़े ही हर्षोल्लास, बैंड बाजे, ढोल नगाड़ों, डीजे पर राम भक्त महिलाओं पुरुषों ने श्रद्धा भक्ति भाव से नगर के माता काली मंदिर से धर्मशाला मंदिर में पहुंची। वास्तव जी आज हमारी कलश यात्रा काली मंदिर से आरंभ होकर के शहर के विभिन्न स्थानों से शुरू हुई। जैसे ठाकुर मंदिर हुआ, तुलसी वाला मोहल्ला ठाकुर मंदिर, मेन मार्केट से निकालते हुए धर्मशाला मंदिर और बहुत ही अद्भुत माहौल था। जो हमारे मकसद आए हुए घर घर पहुँचाने का हमारा जो आज मुहिम थी कंप्लीट, तो हम लोग सब एकत्रित हुए धर्मशाला। राम में होगा, पूरी विधानसभा राम में होगी। 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर की, श्री राम मंदिर की। 1 से लेकर के 22 तक हम लोग नगर कीर्तन करेंगे, जगह जगह प्रभात फेरी निकालेंगे, पूरा अपनी विधानसभा को राम में करेंगे। वैसे तो पूरा भारत वर्ष राम में होना है, बट हम लोग अपनी विधानसभा की जिम्मेवारी है, अपनी विधानसभा को पूरी तरह से राम में करेंगे। और नगर कीर्तन के द्वारा भगवान राम के श्री राम के मंदिर बनना है, उनका स्वागत के लिए हनुमान चालीसा, प्रभात फेरी, कीर्तन, ये सबका आयोजन करेंगे। है ये भगवान श्री राम के जो मंदिर का अभी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, उसके उपलक्ष्य में जन जन तक ये मैसेज आए कि अब भारत बदल गया है। भगवान श्री राम का मंदिर जो पिछले 500 वर्षों से नहीं बन पा रहा था, तमाम उस पर लड़ाइयाँ हुई, आज ईश्वर की कृपा से और मोदी जी के सौजन्य से इस मंदिर का निर्माण हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 तारीख को। सभी भारतवासियों के दिल में अपूर्व उत्साह है इस चीज़ को लेके। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इस चीज़ के लिए संघर्ष करते रहे और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे सामने माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो है इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी। और सभी भारतवासियों को भगवान श्री राम जो हर एक भारतवासी के दिल में रहते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और हम भारतवासी उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए अपने आगे के अपने बच्चों को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए आगे 22 तारीख को स्वाभाविक रूप से दीपावली मनेगी, क्योंकि हमारे श्री राम जो सब लोग के दिलों में हैं, उनका जो है मंदिर निर्माण हुआ है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। और प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है कि वो जो है एक तरह से जीवित रूप में जो है इस भारत भूमि में पुनः उनका आगमन होगा। फिलहाल मेरे साथ अपनू उत्तराखंड में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।